एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद अब हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मीन्स गैसों का परिवहन। हमारे शरीर में गैसों को परिवहन करने के लिए जो माध्यम है वो है ब्लड। और ब्लड में भी जो कि उसके दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट लिक्विड पार्ट जिसे प्लाज्मा बोलते हैं और दूसरा सॉलिड पार्ट जिसे हम रक्त कणिकाएं बोलते हैं। और उन रक्त कणिकाओं में लाल रक्त कणिकाएं ही गैसों के परिवहन में सहायक होती हैं, मीन्स काम करती हैं, मीन्स आरबीसी ही गैसियस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। तो हम यहाँ पर जो माध्यम है रक्त, उसमें प्लाज्मा और आरबीसी का ही केवल यहाँ पर यूजफुलनेस होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसेस ट्रांसपोर्ट में हम ऑक्सीजन और CO2 दोनों के ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट दो फॉर्म में होता है, मतलब ये दो रूपों में परिवहन होता है। फर्स्ट, 97% ऑक्सीजन लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा परिवहन होता है, जबकि 3% बचा हुआ जो ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा में घुलित अवस्था में या प्लाज्मा में घुलकर परिवहन होता है। कैसे? 97% जो ऑक्सीजन है वो आरबीसी में मीन्स लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित वर्णक जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, उसके साथ जुड़ता है और जुड़ के एक पदार्थ बनाता है जिसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोल दीजिए, KHpO2 बोल दीजिए, HbO2 बोल दीजिए, सब एक ही के नाम होते हैं। तो 97% ऑक्सीजन तो जा रहा है लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर, और 3% जो है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होके मींस प्लाज्मा में घुलकर जाता है। अब कैसे ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ रहा है? तो हीमोग्लोबिन Hb4 प्लस 4 ऑक्सीजन ये जुड़ते हैं और बनता है Hb4O8 या इसी को बोलते हैं HbO2 या इसी का नाम होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहां पर एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के अणु को लेकर जाता है। ये जो 4 दे रखा है ये यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल Fe+2 के बारे में दिया है। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 जो है वो Fe+2 के अणु पाए जाते हैं, तो वो इस वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है ये 4। जबकि एक मॉलिक्यूल मीन्स एक अणु हीमोग्लोबिन का लेकर जाता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना ये कहलाता है ऑक्सीजनेशन मीन्स ऑक्सीजनीकरण। एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है ऑक्सीजनेशन। क्या है इसमें डिफरेंस? ऑक्सीडेशन में पदार्थ की वैलेंसी चेंज हो जाती है, लेकिन क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, यहां ऑक्सीजनेशन हो रहा है मीन्स ऑक्सीजनीकरण हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन की जो Fe+2 की वैलेंसी है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के बाद भी Fe+2 ही रहती है, मतलब इसकी वैलेंसी में कोई चेंज नहीं आता। इसी वजह से हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जुड़ना कहलाता है ऑक्सीजनीकरण मीन्स ऑक्सीजनेशन, ना कि ऑक्सीडेशन। अब एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का कैरी कर रहा है 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को, और अगर हम देखें तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ये कैरी करता है 1.34 ml ऑक्सीजन को। हमारे शरीर में 100 ml ब्लड में तकरीबन 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, मीन्स 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है और इतने ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 100 ml ब्लड कैरी करेगा 15 into 1.34 ml ऑक्सीजन को? और जब हम इसे देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली लगभग 20 ml ऑक्सीजन आएगा। इसका मतलब 100 ml ब्लड मीन्स 100 ml रक्त 20 ml ऑक्सीजन को कैरी मीन्स लेकर जाता है।
सामान्य परिस्थिति में ये जो 100 ml ब्लड 20 ml ऑक्सीजन को लेकर गया है, ये 25% इसका डिलीवर करके आता है। इसका मतलब सामान्य परिस्थिति में 100 ml ब्लड डिलीवर या मुक्त करता है या प्रदान करता है 5 ml ऑक्सीजन किसको? टिश्यू को। लेकर कितना गया था? 20 ml। देकर कितना आया है? 5 ml। इसका मतलब टिश्यू को ये 25% डिलीवर करके आता है। ये तो थी सामान्य परिस्थिति, मींस जब रेस्ट वाली कंडीशन है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, तब 25% डिलीवर करके आएगा। लेकिन जब व्यक्ति हैवी एक्सरसाइज करेगा, मींस तीव्र व्यायाम करेगा, उस टाइम सप्लाई ज्यादा होगी, ज्यादा करनी पड़ेगी, और उसके तीव्र व्यायाम के समय यही 100 ml ब्लड जो पहले 5 ml ऑक्सीजन देता था टिश्यू को, अब वो 5 ml से ज्यादा देगा। कितनी देगा? 15 ml ऑक्सीजन देगा। किसको? मसल्स को। तो हमने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ा, 97% ऑक्सीजन जा रही है हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। 3% ऑक्सीजन जा रही है प्लाज्मा में घुलित अवस्था में। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़े तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीजनीकरण, क्योंकि इसमें वैलेंसी चेंज नहीं होती है। एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन लेकर जाता है 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन लेकर जाता है 1.34 ml ऑक्सीजन को। 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है और 100 ml ब्लड इस वजह से 20 ml ऑक्सीजन को लेकर जाता है, जबकि सामान्य परिस्थिति में देकर आता है केवल 5 ml ऑक्सीजन। तीव्र व्यायाम के समय यही 100 ml ब्लड जो 20 ml ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, उसमें से 15 ml ऑक्सीजन पेशियों को देकर आएगा। अभी हम इसके बारे में, इस रिएक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर ये जो रिएक्शन दे रखी है ये रिवर्सिबल मैनर में दिखा रखी है। मींस हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है, KHbO2 या ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और वापस से ये टूटता भी है। तो कहां पर तो ये बन रहा है और कहां पर ये टूट रहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में दिया है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जब जुड़ता है तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के दौरान जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बंधुता है वो मेनली डिपेंड या प्राइमरीली डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे, मींस ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर, मेनली इसी पर डिपेंड करती है। जबकि PCO2 मींस CO2 का आंशिक दाब, H+ आयन सांद्रता, pH और तापमान इसको प्रभावित कर सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की बंधुता किस पर निर्भर करती है, और फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है PO2, सेकंड में दिया है PCO2, थर्ड दिया है H+ आयन कंसंट्रेशन और फोर्थ दिया है तापमान, तो आंसर जाएगा PO2, क्योंकि मेनली इसी पर बंधुता निर्भर करती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच की बंधुता किस पर निर्भर करती है, और फिर से ऑप्शन दे रखे हैं PO2, सेकंड PCO2, थर्ड दे रखा है तापमान, फोर्थ दे रखा है ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब कि बंधुता इन सभी पॉइंट्स पर डिपेंड करती है, इन सभी पर डिपेंड करती है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पर भी, H+ आयन कंसंट्रेशन और pH एवं तापमान पर भी निर्भर करती है। कैसे? सबसे पहले यहां से आने वाले 2 रिजल्ट के बारे में पढ़ते हैं। हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की बंधुता मेनली जो है किस पर निर्भर कर रही है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच की बंधुता क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच की बंधुता ज्यादा होगी तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन पास में आकर जुड़ जाएंगे, और अगर ये आपस में जुड़ेंगे तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा, मींस ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। ऐसा कब हुआ? जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि जब पार्शियल प्रेशर CO2 का क्या है? कम है। मींस पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होना, CO2 का कम होना,
ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच की बंधुता को बढ़ा देगा और इससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा। और हम जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा और CO2 का कम कहां पर होता है, एल्विलाई पे या टिश्यू पे? तो आंसर है एल्विलाई पे। PO2 होता है 104 mm of Hg और PCO2 होता है 40 mm of Hg। तो ये जो रिएक्शन है ये एल्विलाई के लेवल पर होगी, ये कंडीशन एल्विलाई के लेवल पर होगी और इसी वजह से एल्विलाई के लेवल पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। ये नेचर द्वारा इस तरीके से बनाया गया है कि एल्विलाई के लेवल पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर CO2 का कम है, इसी वजह से वहां पर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। दूसरा जो कंक्लूजन है उसे भी समझ सकते हैं, उसका जस्ट रिवर्स कर दें। अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाए या पार्शियल प्रेशर CO2 का बढ़ जाए, या हम कह सकते हैं जहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच की एफिनिटी कम हो जाएगी, मींस उनके बीच में बंधुता कम हो जाएगी। जब वो बंधुता कम होगी तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ के चला जाएगा। अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़कर जाएगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा नहीं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा, मींस ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विखंडन हो जाएगा। ये कब हो रहा है? जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि वहां जहां पर पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा है। और ऐसी कंडीशन हमें कहां देखने को मिलती है? सेल या टिश्यू के लेवल पर। टिश्यू के लेवल पर हमें पता है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो है वो होता है आपका 40 के तकरीबन, जबकि पार्शियल प्रेशर CO2 का होता है 45 के तकरीबन। तो जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, CO2 का ज्यादा है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ेगा नहीं, अलग हो जाएगा, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है नीचे वाली, ये कहां पर चलेगी? टिश्यू लेवल पर। क्यों? कि टिश्यू लेवल पर PO2 कम है, PCO2 ज्यादा है, तो KHbO2 मींस ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या होगा? विखंडन होगा। और ये जरूरी है। एक क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि मान लीजिए टिश्यू के लेवल पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा हो जाए और पार्शियल प्रेशर CO2 का कम हो जाए तो क्या होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विखंडन ही नहीं होगा। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विखंडन नहीं होगा तो सेल या टिश्यू को ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाएगी। इसी वजह से शरीर में ऐसी व्यवस्था की गई है कि एल्विलाई के लेवल पर तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है और CO2 का कम है, जिससे वहां पर वातावरण से आने वाली ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ा जा सके और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया जा सके। और सेल के लेवल पर ऐसी व्यवस्था है कि वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, CO2 का ज्यादा है, जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाए और वो जो ऑक्सीजन है वो सेल को दी जा सके। तो ये था ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के बारे में। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑक्सीजन वियोजन वक्र। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में सबसे लास्ट में जो दो कंक्लूजन हमने पढ़े थे, उन्हीं दो कंक्लूजन को यहां पर यूज किया जाएगा। दो कंक्लूजन कौन से थे? पहला था कि PO2 अगर ज्यादा है तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की बंधुता ज्यादा होगी और इसी वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को छोड़ेगा नहीं, दोनों पास में रहेंगे और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाएगा। इसका उल्टा हमने एक और निष्कर्ष पढ़ा था कि अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मींस उसका आंशिक दाब कम है या CO2 का आंशिक दाब ज्यादा है तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की बंधुता कम होगी और इस वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगा और साथ ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा, मींस ऑक्सी हीमोग्लोबिन विखंडन या डिसोसिएशन होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। पहला तो ये कर्व लैब में देखी हुई टेस्टिंग पर आधारित है। लैब में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का इफेक्ट देखा गया है किसके ऊपर? ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिशत संतृप्तता के ऊपर। मींस ये जो कर्व है इसमें हम ऑक्सीजन के आंशिक दाब का इफेक्ट देख रहे हैं। किस पर? ऑक्सीजन कितना हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ रहा है इस पर।
अगर हमसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन वियोजन वक्र किस किस के बीच में है, तो एक साइड में तो है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिशत संतृप्तता, मींस परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, कि हीमोग्लोबिन से कितनी परसेंटेज ऑक्सीजन जो है वो जुड़ गई है। किसके बेसिस पर, कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं तो परसेंटेज सैचुरेशन पर क्या इफेक्ट आ रहा है। तो ये ऑक्सीजन के आंशिक दाब का हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में कितना जुड़ना है उसको दिखा रहा है। हमने जब ये कर्व बनाया, या जिस वैज्ञानिक ने ये कर्व के बारे में बताया, उसने देखा कि इसकी जो आकार है वो एस शेप या सिग्मोइड आकार का आता है। जब ये लैब में टेस्ट किया गया पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन को बढ़ाने पर परसेंटेज सैचुरेशन पर क्या इफेक्ट आया, तो वो हमें दिखाई दे रहा है। परसेंटेज सैचुरेशन जो प्रतिशत संतृप्तता है वो 97% से ज्यादा नहीं हो सकती है, ये हम जानते हैं, क्योंकि 97% ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जाती है, 3% तो ऑक्सीजन घुलित अवस्था में प्लाज्मा में जा रही है। तो 97% सैचुरेशन आता है 100 mm ऑफ Hg पे। हमने एक साइड में ऑक्सीजन का आंशिक दाब mm ऑफ Hg में लिया है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं, जैसे जैसे ऑक्सीजन का आंशिक दाब बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रतिशत संतृप्तता भी बढ़ रही है, और एक लेवल पर जाकर ये 97% जो है वो संतृप्त हो जा रहा है। ऑक्सीजन 97% जुड़ जा रहा है हीमोग्लोबिन के साथ। यहां से रिलेटेड दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये जो कर्व की शिफ्टिंग है राइट साइड, और दूसरा इस कर्व की शिफ्टिंग है लेफ्ट साइड। तो दो शिफ्ट देखी जाती हैं, एक राइट साइड शिफ्ट मींस दाईं ओर विस्थापन, ये कर्व दाईं ओर विस्थापित हो गया है, जबकि दूसरी शिफ्टिंग है लेफ्ट साइड मींस बाईं ओर विस्थापन। इस कर्व को पढ़ने के लिए या इसके कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किसी एक बिंदु को फिक्स करना होगा, और उस फिक्स पॉइंट पर हमें परसेंटेज सैचुरेशन को इस नॉर्मल कर्व से मिलाना होगा जब ये शिफ्टिंग हो रही है। जैसे अगर मैं बात करूं 50% सैचुरेशन की, एक बिंदु हम कोई फिक्स कर लेते हैं, मान लीजिए ये 50% सैचुरेशन है, तो 50% सैचुरेशन नॉर्मल कर्व में आ रहा है 30 के तकरीबन। लेकिन अगर आप देखें तो 50% सैचुरेशन इस राइट साइड शिफ्ट में 30 से ज्यादा पर आ रहा है। इसका मतलब जो नॉर्मल कर्व है उसमें 30 के लगभग पार्शियल प्रेशर पर ही 50% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है। लेकिन राइट साइड शिफ्ट में पार्शियल प्रेशर ज्यादा होने के बाद भी 50% ही सैचुरेशन आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि राइट साइड शिफ्ट का मतलब है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की बंधुता का कम होना। दोबारा से समझते हैं, हम पहले राइट साइड शिफ्ट की तरफ पढ़ रहे हैं। तो 50% सैचुरेशन जो नॉर्मल कर्व में 30 के तकरीबन आ रहा है, वही 50% सैचुरेशन इस राइट साइड शिफ्ट में 30 से ज्यादा पर आ रहा है, तकरीबन 40 पर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कहां तो छोटे से ही पार्शियल प्रेशर पर 50% सैचुरेशन आ जाता है नॉर्मल कर्व में, लेकिन राइट साइड शिफ्ट जो कर्व है मींस दाईं ओर विस्थापित जो वक्र है, उसमें 50% सैचुरेशन लाने के लिए हमें ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब राइट साइड शिफ्ट का होना ये दर्शाता है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की बंधुता कम हो गई है। ये आपको कंक्लूजन याद रखना है कि दाईं ओर वक्र का विस्थापन या दाईं ओर विस्थापन जब वक्र का होता है तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की बंधुता कम हो जाती है। एक बार और समझते हैं, 50% सैचुरेशन नॉर्मल कर्व में तकरीबन 30 के आसपास आ रहा है, जबकि 50% सैचुरेशन राइट साइड शिफ्ट कर्व में 30 से ऊपर आ रहा है। इसका मतलब क्या है
कि कहां तो नॉर्मल कर्व में 30 या उससे कम पे ही 50% ऑक्सीजन जुड़ गई हीमोग्लोबिन के साथ, और कहां राइट साइड शिफ्ट में 50% सैचुरेशन लाने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा यूज हो रहा है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि राइट साइड शिफ्ट का मतलब है ऑक्सीजन एवं हीमोग्लोबिन के बीच की बंधुता का कम होना। यहीं पर हम लेफ्ट साइड शिफ्ट की भी बात कर लेते हैं। लेफ्ट साइड शिफ्ट के लिए वही हम 50% वाला पॉइंट देखते हैं। देखिए 50% सैचुरेशन या संतृप्तता नॉर्मल कर्व में तकरीबन 30 पर आ रही थी। अब ये जो 50% सैचुरेशन है ये इस लेफ्ट साइड वक्र में ये आ रही है 30 और 20 से पहले ही, 20 से पहले ही आ जा रही है। इसका मतलब क्या है कि जो नॉर्मल कर्व था, जो बीच वाला कर्व है वो नॉर्मल कर्व है, उस नॉर्मल कर्व में 50% ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से जुड़ने के लिए जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड था उससे भी कम पार्शियल प्रेशर पे लेफ्ट साइड शिफ्ट में 50% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जा रही। इसका मतलब क्या है कि थोड़े से ही प्रयास से अगर कोई चीज आपस में जुड़ जा रही है, इसका मतलब उन दोनों के बीच की बंधुता ज्यादा हो गई है। तो हम ऐसा बता सकते हैं कि लेफ्ट साइड शिफ्ट का मतलब है ऑक्सीजन एवं हीमोग्लोबिन के बीच की बंधुता का अधिक होना। दो कंक्लूजन यहां निकले। राइट साइड शिफ्ट मींस दाईं ओर विस्थापन का मतलब है ऑक्सीजन एवं हीमोग्लोबिन के बीच की बंधुता का कम होना, जबकि बाईं ओर विस्थापन का मतलब है ऑक्सीजन एवं हीमोग्लोबिन के बीच की बंधुता का अधिक होना। अब इस कर्व को भूल जाइए क्योंकि इससे रिलेटेड अब पॉइंट हम अलग से पढ़ेंगे। कैसे? ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में सबसे लास्ट में जो कंक्लूजन था वो यही है, ऑक्सीजन एवं हीमोग्लोबिन के बीच की बंधुता कम होगी तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ नहीं जुड़ेगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन अलग अलग हो जाएंगे, मींस ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विखंडन हो जाएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के जुड़ने के बाद बनता है, क्योंकि उन दोनों के बीच की बंधुता कम हो गई है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगा, मींस ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन या विखंडन हो जाएगा। पूछा जाता है कि राइट साइड शिफ्ट होने के लिए या फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के विखंडन के लिए निम्न में से कौन से पॉइंट जरूरी हैं या आवश्यक है? तो हम ये पहले से ही जानते हैं या फिर हमने ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में पढ़ा है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विखंडन कब होता है या ऑक्सीजन एवं हीमोग्लोबिन के बीच की बंधुता कब कम होती है? तो हम जानते हैं जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो तब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की बंधुता कम हो जाती है। जब पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा हो तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की बंधुता कम हो जाती है। CO2 से ही रिलेटेड होता है H+ आयन कंसंट्रेशन। ये अभी हम पढ़ने वाले हैं कि H2O और CO2 जब मिलते हैं तो बनता है H2CO3 और वो टूटता है H+ और HCO3- आयन में। तो अगर CO2 बढ़ेगा तो H+ सांद्रता भी बढ़ेगी, अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो PO2 का कम होना, PCO2 का ज्यादा होना या H+ आयन सांद्रता का ज्यादा होना या इसी के उल्टा होता है pH का कम होना, ये सभी रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? ऑक्सीजन एवं हीमोग्लोबिन की बीच की बंधुता को कम करने के लिए। या मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि ये सभी पॉइंट या ये सभी जितने भी फैक्टर्स हैं ये सभी जरूरी हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन के विखंडन के लिए। इसके अलावा टेम्परेचर, हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर का भी इफेक्ट ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की बंधुता पर पड़ता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सेल की उपापचयी एक्टिविटी वो बढ़ जाती है। उपापचयी एक्टिविटी बढ़ने की वजह से एनर्जी की रिक्वायरमेंट या ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होती है। ऊर्जा की आवश्यकता जब ज्यादा होगी तो फूड का ऑक्सीडेशन मींस भोजन का ऑक्सीकरण ज्यादा होगा। भोजन का ऑक्सीकरण ज्यादा होगा तो शरीर में कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग ज्यादा होगा और उसकी वजह से
PO2 कम हो जाएगा। मीन्स तापमान का बढ़ना, PO2 का कम होना एक ही चीज है। तो हमने पढ़ा PO2 कम होना, PCO2 ज्यादा होना, H प्लस सांद्रता का ज्यादा होना, pH का कम होना या तापमान का ज्यादा होना, ये सभी कारक इस वक्र को राइट साइड मीन्स दाईं ओर विस्थापित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये तो था राइट साइड शिफ्ट के लिए जो फैक्टर जरूरी है। इसको हम एक्सरसाइज से भी याद कर सकते हैं, व्यायाम से। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की खपत जब ज्यादा होती है तो PO2 कम हो जाता है, PCO2 बढ़ जाता है तो H प्लस सांद्रता भी बढ़ जाएगी और pH कम हो जाएगी। तो ये सभी फैक्टर राइट साइड शिफ्ट के लिए जरूरी होते हैं। अब आते हैं लेफ्ट साइड शिफ्ट। इसके जस्ट रिवर्स वाले सारे पॉइंट हैं। लेफ्ट साइड शिफ्ट में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की बंधुता अधिक हो गई है, मीन्स उनकी बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ गई है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या होगा, निर्माण होगा। और कब ऐसा होता है जब बंधुता ज्यादा हो जाती है, तो हम जानते हैं जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या हो, ज्यादा हो, तब बंधुता ज्यादा होगी। PCO2 कम हो तब बंधुता ज्यादा होगी। इससे रिलेटेड होता है H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो H प्लस आयन की सांद्रता अगर कम हो जाएगी तो भी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की बंधुता अधिक होगी। ऐसे ही इसका उल्टा होता है pH। तो H प्लस आयन सांद्रता कम हो रही है, इसका मतलब pH का क्या होना, ज्यादा होना। और तापमान कम होना, इससे भी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की बंधुता अधिक हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट तो हैं राइट साइड शिफ्ट के लिए इस कर्व के, और ये सभी पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट ऑफ दिस कर्व के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, पूछा जाता है कि इस वक्र के दाईं ओर विस्थापित करने के लिए कौन कौन से कारक रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये आ जाएंगे। पूछा जाए लेफ्ट साइड शिफ्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये आ जाएंगे। पूछा जाए ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन के लिए या विखंडन के लिए कौन जरूरी है, तो ये सारे पॉइंट्स आएंगे। पूछा जाए ऑक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी है, तो ये सारे पॉइंट आएंगे। एक हीमोग्लोबिन और होता है जो कि भ्रूण में, फीटस में पाया जाता है, उसे बोलते हैं HbF मींस फीटल हीमोग्लोबिन, जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। HbF मींस भ्रूणीय हीमोग्लोबिन में कुछ पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती हैं। ये सब हम डिटेल में सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। गामा चेन्स उसमें प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर ऑक्सीजन के लिए बंधुता अधिक होती है। मींस अगर हमसे पूछा जाए कि HbF मींस भ्रूणीय हीमोग्लोबिन के केस में राइट साइड शिफ्ट होगा या लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, तो आंसर जाएगा लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, क्योंकि उसमें गामा चेन की वजह से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की बंधुता अधिक होती है। तो ये था ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसमें दो तरीके के क्वेश्चन हमने पढ़े, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का राइट साइड में शिफ्ट होना और दूसरा लेफ्ट साइड में शिफ्ट होना। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से रिलेटेड कुछ पॉइंट के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है P50 वैल्यू मींस P50 मान। P50 मान ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर होता है या ऑक्सीजन का वह आंशिक दाब जिस पर ऑक्सीजन 50% सैचुरेट हो जाए हीमोग्लोबिन के साथ। मींस 50% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाए, तो जिस पार्शियल प्रेशर पर ऐसा हुआ है उस ऑक्सीजन के उस पार्शियल प्रेशर को बोलते हैं P50 वैल्यू। यहां 50 से मतलब है 50% ऑक्सीजन संतृप्त होना। तो P50 वैल्यू, जैसे एक नॉर्मल कर्व की बात करें और एग्जांपल के लिए अगर 30 mm ऑफ Hg पे 50% सैचुरेशन आ रहा है, तो उसके लिए P50 वैल्यू हो गई 30 mm ऑफ Hg। तो हमने पढ़ा P50 वैल्यू का मतलब ऑक्सीजन का वह पार्शियल प्रेशर जिस पर 50% ऑक्सीजन सैचुरेट हो जाए हीमोग्लोबिन के साथ। P50 वैल्यू का बढ़ना ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की बंधुता के घटने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? P50 वैल्यू का बढ़ना, मान लीजिए एक बार
30 mm ऑफ Hg पर 50% सैचुरेशन आता है और दूसरे टाइम में 40 mm ऑफ Hg पर 50% सैचुरेशन आता है। तो पहले कंडीशन में P50 वैल्यू है 30 mm ऑफ Hg, दूसरी कंडीशन में P50 वैल्यू है 40 mm ऑफ Hg। P50 वैल्यू दूसरी कंडीशन में बढ़ चुकी, लेकिन इससे सेकंड कंडीशन में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच की बंधुता घट गई है। क्यों? फर्स्ट कंडीशन में 30 mm ऑफ Hg मींस कम पार्शियल प्रेशर पर ही ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़ गए हैं और 50% सैचुरेशन आ रहा है, जबकि सेकंड कंडीशन में 40 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर होना मींस ज्यादा पार्शियल प्रेशर होने के बाद भी सैचुरेशन 50 ही आ रहा है। इसका मतलब सेकंड कंडीशन में पार्शियल प्रेशर ज्यादा करने के बाद भी सैचुरेशन का केवल 50% आना ये दिखाता है कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच की बंधुता कम हो गई है। तो यही यहां पर दिया है कि P50 वैल्यू का बढ़ना हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच की बंधुता का घटना होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बोहर प्रभाव। बोहर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ऊतकों में CO2 कंसंट्रेशन के इफेक्ट को ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बंधुता पर दिखाया है। बोहर प्रभाव के अकॉर्डिंग ऊतकों में अगर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो उसकी वजह से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की बंधुता कम हो जाती है और इसकी वजह से बंधुता कम होने की वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विखंडन होता है। तो हम ये जानते हैं ऐसा वक्र के दाईं ओर विस्थापन के समय होता है, मींस राइट साइड शिफ्ट में। हम जानते हैं वहीं पर हमने पढ़ा था कि अगर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की बंधुता कम हो जाएगी, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ नहीं रहेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन विखंडन हो जाएगा और ये होता है दाईं ओर विस्थापन में। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, 2,3-DPG। ये क्या होता है? 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसराइड। इसका निर्माण होता है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के दौरान। ग्लाइकोलाइसिस ऊर्जा को बनाने के लिए कोशिकीय श्वसन के दौरान फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र और तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलते हैं। ये आपको बॉटनी में पढ़ाया जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के दौरान इस पदार्थ का निर्माण होता है। अगर ये पदार्थ ज्यादा बन रहा है इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस ज्यादा चल रही है। ग्लाइकोलाइसिस का ज्यादा चलना ये दर्शाता है कि हमारे बॉडी में ऊर्जा की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ऊर्जा की रिक्वायरमेंट मींस आवश्यकता अगर ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन की खपत ज्यादा होगी। ऑक्सीजन की अगर खपत ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब शरीर में कम हो जाएगा। मींस 2,3-DPG का बढ़ना ऑक्सीजन के आंशिक दाब का कम होना होता है। अगर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाए इसका मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की बंधुता कम हो जाएगी और हम सीधे सीधे ये भी बोल सकते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विखंडन होगा। तो 2,3-DPG का बढ़ना ये राइट साइड शिफ्ट में होगा और 2,3-DPG का घटना ये लेफ्ट साइड शिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब हम पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन विभिन्न गैसों के साथ किस तरीके से जुड़ रहा है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यू के लेवल पर जाकर टूट जाता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, ऊतकों को दे दी जाती है। इसका मतलब ये एक अस्थायी पदार्थ होता है। सेकंड, अगर हीमोग्लोबिन CO2 के साथ जुड़े तो वो बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ये भी टूट जाता है और ये टूटता है एल्विलाई के लेवल पर, जिससे CO2 एल्विलाई को दे दी जाती है और एल्विलाई से वातावरण में बाहर चली जाती है। इसका मतलब ये भी एक अस्थायी पदार्थ होता है। CO की बात करें जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हीमोग्लोबिन इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलकर बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और ये पदार्थ स्थायी मींस स्टेबल होता है जो टूटता नहीं। एक बार अगर ये बन जाए तो ये ऑक्सीजन को इस हीमोग्लोबिन से जुड़ने से रोकता है। क्यों? क्योंकि CO की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए CO2 से भी ज्यादा होती है।
और CO2 की एफिनिटी ऑक्सीजन से भी ज्यादा होती है। अगर हम ऑक्सीजन के रिस्पॉन्स में देखें तो ऑक्सीजन से 20 गुना ज्यादा CO2 की एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ, जबकि ऑक्सीजन से 200 गुना ज्यादा CO की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ होती है। हीमोग्लोबिन जब ओजोन O3- या NO3- से जुड़ता है तो ये बनाता है मेथेमोग्लोबिन, और या इसी को बोलते हैं ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये पदार्थ इस हीमोग्लोबिन को ऑक्सीकरण कर देते हैं। इस वजह से इसका नाम है ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन। और ये भी एक स्थायी पदार्थ होता है। ये सभी पॉल्यूशन मींस प्रदूषण या एयर पॉल्यूशन से प्राप्त पदार्थ होते हैं, जो कि इस हीमोग्लोबिन से जुड़कर बनाते हैं मेथेमोग्लोबिन।